everybody, welcome to the Physics वाला Power Batch Foundation channel. आशा करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे. My name is Divya Ola and I'm your SST educator. And today we are going to do a one-shot lecture. किस चैप्टर के बारे में हम one shot करने वाले हैं? लास्ट क्लास में मैंने आपको डेवलपमेंट विकास के बारे में पढ़ाया था और आज मैं आपको फेडरलिज्म समझाने वाली हूँ. One of the most requested and one of the most important chapter जो एक तरह से सिविक्स और पॉलिटी के रूट्स या फंडामेंटल्स एस्टैब्लिश करने में सबसे ज्यादा मददगार होता है. तो चलिए समझते हैं इस चैप्टर को. लेट अस गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस लुक एट द इंडेक्स कि इस चैप्टर में आखिर है क्या. तो सबसे पहले हम देखेंगे थोड़ा सा बैकग्राउंड. फेडरलिज्म शब्द का क्या मीनिंग है, फेडरलिज्म के फीचर्स क्या है, क्या क्या विशेषताएं हैं, टाइप्स कितने हैं, कितने प्रकार का फेडरलिज्म होता है, व्हाट मेक्स इंडिया, भारत कैसे एक फेडरल देश है. इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है भारत के अंदर थ्रू वेरियस मींस एंड रिसोर्सेज. एंड आखिर में डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, किस तरह से लोकल लोगों का पार्टिसिपेशन, आम आदमी जैसे कि आप और मैं, हम लोगों का पार्टिसिपेशन कैसे इंश्योर हो पाता है, ये हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं. I hope it is clear. So this will be our index and let us get started. First of all, let us go through the term. सोशल स्टडीज ना एक बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, ये आप सभी लोग मानते होंगे. कैसे? क्योंकि सोशल स्टडीज सिर्फ सोसाइटी, डायमेंशंस ऑफ सोसाइटी, एस्पेक्ट्स नहीं, इसमें ना हर एक चीज का मिक्सचर है. आप चाहे ज्योग्राफी में थोड़ा साइंटिफिक ले लो, हिस्ट्री में थोड़ा लिटरेचर ओरिएंटेड ले लो, राइट. तो जब मैं लिटरेचर की बात करती हूँ ना, तो सोशल स्टडीज में कई ऐसी टर्म्स आती हैं जिनका थोड़ा बहुत आइडिया, मीनिंग जानना जरूरी होता है. जैसे कि आपने सोशल स्टडीज में कई ऐसे शब्द सुने होंगे जिनके पीछे आईएसएम लगता है, राइट. सफिक्स में जैसे कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, राइट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, वैसे ही है फेडरलिज्म. सो जब भी आप आईएसएम लगाओगे मतलब ये किसी बिलीफ या किसी आइडियोलॉजी की बात करते हैं. समझ में? तो फेडरलिज्म क्या है? एक ऐसा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, एक ऐसा बिलीफ जो क्या कहता है कि किसी एग्रीमेंट की बात करता है, पावर या सत्ता में जो बोल सकते हैं ताकत है उसके कुछ डिवीजन की बात करता है. तो चलिए ये फेडरलिज्म, ये शब्द आया कहाँ से है? तो ये शब्द आया है एक लैटिन वर्ड फूडस से. फूडस एक लैटिन मीनिंग है. लैटिन मतलब वही मैक्सिको के नीचे वाले जितने भी अमेरिकी देश हैं उनको हम लैटिन देश कहते हैं, राइट. एंड अगर मैं बात करूं तो फूडस का मतलब होता है ट्रीटी, कॉम्पैक्ट, एग्रीमेंट. ट्रीटी का मतलब क्या? कुछ बोल सकते हैं एक ऐसा पैक्ट, ऐसा एग्रीमेंट, स्वीकृति जिसे कह सकते हैं. जैसे आज आपने पढ़ा है, मुझसे आप पढ़ रहे हो, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, हमारे बीच में एक तरह से थोड़ा सा तो कुछ एग्रीमेंट है ही, राइट. तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे हमारी फैमिली के अंदर होता है ना कि दादाजी का कुछ काम है गार्डनिंग, वो संभालेंगे, पापा का काम है कि पूरा घर बार या फिर बोल सकते हैं गाड़ी वगैरह ये देखेंगे, बच्चों का काम है पौधों को पानी पिलाना या फिर बोल सकते हैं दादाजी का ख्याल रखना या पूजा करना या फिर बोल सकते हैं खाना पकड़ाना, राइट. तो हर एक के काम डिवाइडेड है और हर एक इंडिपेंडेंटली, हर एक इंसान फैमिली में जैसे इंडिपेंडेंटली पावर भी रखता है तो उसकी कुछ ड्यूटीज भी होती है, इजंट इट? फेडरलिज्म कुछ उसी तरह है. जब केंद्र और राज्यों के बीच में, राइट, जब सेंटर और स्टेट के बीच में कुछ पावर्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? डिवाइड होती हैं, राइट. और हर यूनिट अपने हिसाब से काम कर सकती है, वही एक तरह से फेडरलिज्म है, राइट. तो चलिए ये तो आपको मैंने समझाया कि फेडरलिज्म क्या है. फेडरलिज्म जो फूडस से आया है, राइट. और एक ऐसे फिलोसॉफी की बात करता है विच बेसिकली मीन्स डिवीजन ऑफ पावर. आगे हम पढ़ेंगे फेडरलिज्म की डेफिनेशन, पर थोड़ा सा मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में लेकर जाती हूँ. फर्स्ट चैप्टर जो कि पावर शेयरिंग था. पावर शेयरिंग में हमने क्या पढ़ा बेटा, बताइए? पावर शेयरिंग, कैसे हम पावर को जो हमारे पास मिलती है उसे कैसे बांटते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. और उसमें हमने दो प्यारे प्यारे देश देखे, एक तरफ बेल्जियम, एक तरफ श्रीलंका. बेल्जियम में हमने देखा कि कैसे यहाँ पर डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वालों में कितना ज्यादा क्या था, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, राइट. तो यहाँ क्या किया,
किया, यहाँ पर इन्होंने एक कम्युनिटी सरकार बनाई, स्टेट सरकार बनाई और केंद्र में फ्रेंच बोलने वाले और डच बोलने वाले दोनों की मेजॉरिटी समान रखी। Isn't it? दोनों ही इक्वल रहे, तो किसी के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं। ऐसा होता ना फैमिली में दो बच्चे हैं, दोनों को इक्वल पॉकेट मनी मिले तो किसी के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ही ना रहे, राइट? उसी तरह से अगर मैं दूसरी ओर देखूं तो श्रीलंका हमारा पड़ोसी, राइट, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी भाषा सिन्हलीज थोपना शुरू कर दी। इन्होंने जो सिन्हला मेजॉरिटी वाले थे वो तमिल माइनॉरिटी को वो कोई अधिकार और हक नहीं दे रहे थे, जैसे कि हमने यहाँ बेल्जियम में देखा। तो एक तरह से बेल्जियम में क्योंकि पावर को शेयर किया गया था, डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बेल्जियम एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, राइट? वहीं पे श्रीलंका की मैं बात करूं तो श्रीलंका में क्योंकि ऐसा मानते हैं कि सारी पावर मैं ही रख लूं, जैसे कि मैं ही यहाँ का राजा, राइट? बट यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से सिविल वॉर हो जाता है, विच लेड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड लाखों लोगों की यहाँ मौत होती है। तो ये लोगों ने कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो किया? यूनिटरी। यूनिट पढ़ते हैं साइंस में, यूनिट एक, राइट, जो कि बेसिकली किसी एक पावर की बात करें, किसी एक के पास सारी की सारी पावर केंद्रित हो जाए, उसकी बात करता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो देखिए बेटा, किसी भी लोकतांत्रिक देश में अगर आप जाते हैं तो सरकारें दो तरह से चलती है, या तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब सारी की सारी पावर एक केंद्र के पास है, राइट? स्टेट गवर्नमेंट या रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्ट भी करे तो उनको पावर मिले या नहीं मिले ये जरूरी नहीं है। दूसरे होती है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि हमारा प्यारा भारत, जैसे कि बेल्जियम जो हमने देखा, राइट? तो फेडरलिज्म और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहले अगर मैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करूं तो हम क्या पढ़ते हैं कि जो यूनियन है ना, यूनियन में जो सरकार है सारी की सारी ताकत इसी के पास है, राइट? अगर कोई सबऑर्डिनेट या स्टेट गवर्नमेंट इसके पास है भी तो भी जरूरी नहीं इनको पावर मिले या ना मिले, ये ऑटोनॉमस या आजाद तरीके से फंक्शन नहीं कर पाते। ये सारी स्टेट गवर्नमेंट या रीजनल गवर्नमेंट दे आर आंसरेबल टू यूनियन गवर्नमेंट। Is it clear? तो स्टेट गवर्नमेंट्स डू नॉट हैव देयर ओन पावर्स। आज योगी जी के पास अपनी पावर्स नहीं है, आज राजस्थान में भजन लाल जी के पास अपनी पावर्स नहीं है, ये तो स्टेट गवर्नमेंट्स है हमारे भारत में। ये अपनी मर्जी से कितनी पॉलिसीज जो होती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से चलाती हैं, राइट? बट यूनिटरी फॉर्म में क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट हो भी तो भी इनके पास कोई पावर्स नहीं है, दे आर आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट, राइट? और ऐसे कौन कौन से देश हैं जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को यहाँ पर क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं? तो यहाँ फ्रांस है, जापान है, हमारा पड़ोसी चाइना, बहुत खुजली है, खुजली खुजली चाइना, राइट? एंड देन वी हैव श्रीलंका, जो हमने देखा कि कैसे वहां पर उन्होंने यूनिटरी फॉर्म को विकसित करने की कोशिश करी और उससे कितने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट उनकी कम्युनिटी में दिखाई दिए, राइट? सो दैट इज अबाउट द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब आपके लिए एक सवाल, अगर आप ऑब्जर्व करते हो, ढंग से पढ़ते हो, सुनते हो, तो बताइए विच कंट्री फॉलोज द यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? आराम से देखिए किसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, कर दीजिए एंड यू आर गुड टू गो। आपने देखा फर्स्ट ऑप्शन में इंडिया है, ना 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 काटो। यूएसए, जापान, बेल्जियम, बेल्जियम, अरे काटो वापस। फ्रांस, चाइना, श्रीलंका, लेट्स सी, फ्रांस, जर्मनी, अरे फिर से इंडिया काटो भाई, हम तो फेडरल हैं। तो बचा क्या? फ्रांस, चाइना और श्रीलंका। ये वो देश हैं जो कि यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करते हैं। आया समझ में सभी को? क्लियर? तो चलिए अब आती है हमारी मुद्दे की बात, दैट इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या है? एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज डिवाइडेड। हमेशा क्या ध्यान रखना है कि सिविक्स में जहां डिवीजन है वहां हम देख रहे हैं कि पावर या जो सत्ता है, या बोल सकते हैं एक तरह से यहां पर हम देखें तो डिस्ट्रीब्यूट होती है। किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट है बेटा? सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री, राइट? कि यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है और यहां पर स्टेट गवर्नमेंट भी होती है और रीजनल भी होती है, तो स्टेट भी है और कहीं कहीं हम आगे देखेंगे कि रीजनल या लोकल गवर्नमेंट भी है। और फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जो पावर का डिवीजन करता है बिटवीन अ सेंट्रल यूनिट एंड इट्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स। आया समझ में? जैसे कि हमारा प्यारा भारत,
तो फेडरलिज्म का अब मैं आपको बताऊं तो एक डिस्क्लेमर है जो ध्यान रखिएगा हमेशा कि मुझे बताइए एक चॉकलेट आप कैसे बांटेंगे। अगर मैं कहूँ आपको चॉकलेट बांटनी है तो किसके बीच में बांटेंगे? कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा जना तो होना चाहिए ना चॉकलेट बांटने के लिए, राइट? तो फेडरलिज्म में ध्यान रखना एटलीस्ट 2 लेवल तो होते ही हैं। क्या समझे आप कि इट हैज 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अरे भाई जब पावर डिवाइड करनी है तो डिवीजन के लिए लेवल कम से कम 2 तो होना ही चाहिए ना। इसके आगे और लेवल बनाने हैं तो वो अपने अपने सरकारों की मर्जी, राइट? जैसे भारत में कहीं कहीं कितने राज्यों में 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, कहीं कहीं पे 2 लेवल ही है। बट एटलीस्ट अगर हम बात करें तो फेडरलिज्म में क्या होता है कि एटलीस्ट यू हैव 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। 2 और मोर लेवल का मतलब क्या कि एटलीस्ट यहाँ पर एक लेवल पे सेंट्रल तो एक पे स्टेट होगी ही होगी। गॉट माय पॉइंट? जैसे मोदी जी है तो मोदी जी के साथ योगी जी, राइट? और योगी जी के आगे कोई सरपंच जी को बिठा दीजिए तो ये हो गई। तीनों में क्या है? पावर डिवाइडेड है, राइट? मोदी जी के पास अपनी केंद्र में जो पावर है, योगी जी जो स्टेट गवर्नमेंट को पावर मिलती है, और सरपंच जिन्हें लोकल गवर्नमेंट में इलेक्ट होने के बाद पावर मिलती है, जिनके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। आया समझ में सभी को? इज इट क्लियर टू ऑल? सो यस, दैट इज अबाउट फेडरलिज्म। अब हम पढ़ते हैं कि फेडरलिज्म की विशेषताएं क्या क्या है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सीबीएसई का फेवरेट टॉपिक रहा है। तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म? देखिए एक एक करके फटाफट से याद कर लेंगे। 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म में कितनी? 2 या 2 से ज्यादा लेवल की सरकारें होनी चाहिए। जैसे कि केक के लेवल्स होते हैं, हमेशा केक को ध्यान रखना कि केक में भी तो कम से कम 2 लेवल तो होता ही है, इसके आगे मर्जी जितना भी बनाओ, राइट? तो उसी तरीके से हम इंडिया में बात करें तो हमारे यहाँ नेशनल लेवल पे सरकार है जो कि पूरे देश की सरकार है, स्टेट लेवल पे सरकार है जो कि अलग अलग स्टेट्स में रूल कर रही है, लोकल लेवल पे भी सरकार है जो कि लोकल लेवल पे आम आदमी जिससे अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर पाता है उनके लिए बनी लोकल गवर्नमेंट है, राइट? आपके अगर हम नेशनल लेवल पे बात करें तो उसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। स्टेट लेवल पे स्टेट, रीजनल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये सब अलग अलग नाम हैं। और अगर हम लोकल लेवल पे कहें तो रूरल या अर्बन लोकल गवर्नमेंट बेटा जी होते हैं। आया समझ में सभी को? इज इट क्लियर? तो पहला फीचर क्या है? पहला फीचर एटलीस्ट यूजुअली इट हैज 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट, डिफरेंट लेवल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेटा, ध्यान से देखिएगा। डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजंस। मैं आपको पूछूं, अभी 15 अगस्त गया, आप कहाँ के नागरिक हैं? मैं राजस्थान से, तो मैंने ये कहा कि मैं राजस्थान की नागरिक हूँ? हम कभी ये नहीं कहते। क्या हम कहते हैं कि मैं बिहार का नागरिक हूँ? क्या हम कहते हैं कि मैं मध्य प्रदेश का नागरिक हूँ? मैं एक भारतीय हूँ, राइट? तो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की ब्यूटी है। यही फेडरल नॉन फेडरल फॉर्म भी बताता है एक तरह से, अगर मैं कहूँ कि हमारी एक ही नागरिकता है, पर हम स्टेट के भी क्या है, यहाँ पर सिटीजन है। एक तरह से स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, रूल किस पे कर रही है? रूल तो वो इंडिया के सिटीजन पे ही कर रही है, भारतीय नागरिक पे ही कर रही है, राइट? सो दे गवर्न द सेम सिटीजन। गॉट माय पॉइंट? बट उनका जुरिस्डिक्शन मतलब अधिकार क्षेत्र अलग अलग होता है। जैसे कि ये भैया क्या कह रहे हैं कि हमें नेशनल और रीजनल आइडेंटिटी सेम है। मैं भारतीय हूँ पर मैं राजस्थानी भी हूँ, मैं बिहारी भी हूँ, मैं उत्तर प्रदेशी भी हूँ, मैं हरियाणवी भी हूँ, मैं पंजाबी भी हूँ, राइट? तो आप करते तो रूल किस पे हो? चाहे सेंट्रल की सरकार हो चाहे स्टेट की सरकार हो, करती तो वो भारतीय नागरिक पे क्या है, रूल करती है, शासन करती है, राइट? पर अगर मैं बात करूं तो सबका अपना अपना अधिकार क्षेत्र है, जिसको मैं कहती हूँ ज्यूरिस्डिक्शन। ज्यूरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है? अगर बेटा जी मैं कहूँ कि आपकी मदर है, आपकी मदर, अगर 5 बच्चे हैं कॉलोनी के, आप खेलते हो साथ में, मान लो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, दया बहन अगर सारे बच्चे मस्ती करेंगे तो थप्पड़ किसको मार सकती है? टप्पू को मार सकती है। दया कैन ओनली स्कॉल्ड टप्पू, राइट? क्या दया जाके सोनू को क्या करेगा फिर? भिड़े, यू नो दैट, राइट? सो
दया का जुरिस्डिक्शन कहाँ तक है, मतलब दया बेन का जो अधिकार क्षेत्र है वो कहाँ तक है, सिर्फ टप्पू तक है, अपने बेटे तक है, राइट। तो जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र, कि स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार क्षेत्र अपनी बाउंड्री के अंदर है, स्टेट की बाउंड्री के अंदर है। वहीं पे केंद्र का अधिकार क्षेत्र जहां पर वो क्या करती है, गवर्न करती है सिटीजन को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार क्षेत्र पूरे देश पर है, राइट। तो एक तो हो गया लीगल अथॉरिटी, कि किसी एरिया में कहां तक आपका अधिकार क्षेत्र है। ये तो आप कह सकते हो कि एरिया के टर्म्स में भी हो सकता है, दया बहन की तरह अपने बच्चों पर भी अधिकार क्षेत्र हो सकता है, और स्टेट, सेंटर और लोकल के टर्म्स में सब्जेक्ट पे भी जुरिस्डिक्शन हो सकता है। अभी सब्जेक्ट पे जुरिस्डिक्शन का क्या मतलब है, तो सबसे पहले जुरिस्डिक्शन समझिए, इट इज द एरिया ओवर विच समवन हैज लीगल अथॉरिटी। दया बहन का टप्पू तक ही लीगल अथॉरिटी है। आप अपने भाई बहन से लड़ते हो, किसी और के भाई बहन से जाके चॉकलेट मांग सकते हो? नहीं, क्योंकि एवरीबडी हैज देयर ओन लीगल अथॉरिटी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की लीगल अथॉरिटी पूरे देश पर है, और कुछ सब्जेक्ट जो संविधान में डिफाइंड है उन पर है। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट का अपना अधिकार क्षेत्र या लीगल अथॉरिटी अपने स्टेट तक ही है। योगी जी क्या मध्य प्रदेश में जाके मध्य प्रदेश वालों को गवर्न कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उनका जुरिस्डिक्शन या अधिकार क्षेत्र सिर्फ यूपी के लोगों पर है। आया समझ में? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो गवर्न सरकारें भारतीय नागरिकों को ही गवर्न करती है, पर अपने अपने अधिकार क्षेत्र में। आया समझ में? दूसरी चीज कि अधिकार क्षेत्र जैसे एरिया के टर्म्स में होता है, वैसे सब्जेक्ट्स के टर्म में भी होता है। सब्जेक्ट मतलब संविधान ने लिखा है 7th शेड्यूल के अंदर कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक लिस्ट है, स्टेट गवर्नमेंट की अपनी लिस्ट है, राइट, और दोनों की अपनी लिस्ट है जिसपे वो उन सब्जेक्ट्स पर कानून बना सकती है, उन पे गवर्न कर सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूनियन लिस्ट में लिखा है कि यूनियन लिस्ट वो लिस्ट है जिसपे केंद्र सरकार सारे कानून बना सकती है। जैसे डिफेंस, भाई लड़ाई वड़ाई, आप देखिए जो भी बड़े मुद्दे हैं, बैंकिंग, करेंसी, अरे 500,000 के नोट गए थे ना, योगी जी ने आके बोला था किसी को? बताइए। या फिर आप बोली भजन लाल जी ने कहा था? नहीं, किसने कहा? आके मोदी जी ने ऐलान कर दिया। तो किसके हाथ में है करेंसी? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। फॉरेन अफेयर्स, अंतरराष्ट्रीय संबंध, कम्युनिकेशन, ये सब किसके लिस्ट में आते हैं? यूनियन लिस्ट में। उस पे कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट का है। मतलब यूनियन लिस्ट पे जुरिस्डिक्शन किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। गॉट माय पॉइंट? फिर आती है स्टेट लिस्ट, जिसपे स्टेट गवर्नमेंट सरकार बना सकती है। फॉर एग्जाम्पल पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये वो मुद्दे हैं, वो सब्जेक्ट हैं जिसपे स्टेट गवर्नमेंट का जुरिस्डिक्शन है, जिसपे स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है। जैसे देखो ना, कलकत्ता में व्हाइट कलर की पुलिस की वो होती है वर्दी, राइट। आप किसी और में जाओगे तो रेड कलर की टेप होती है, महाराष्ट्र में जाओगे तो वो टोपी लगाते हैं। तो हर एक स्टेट की क्या होती है? अपनी अपने जुरिस्डिक्शन है, अपने अपने सब्जेक्ट्स हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है कि स्टेट वालों आप सिर्फ इन्हीं मुद्दों पे कानून बना सकते हो। और ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिन पे यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों बना सकती है? उसे कहते हैं कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट मतलब बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज। एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन, ये सारे मुद्दों पे दोनों ही सरकारें अपने अपने लेजिस्लेचर में कानून बना सकती है। इज इट क्लियर? इसके बाद एक अवशेष या रेसिडुअरी सब्जेक्ट भी आते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये था आपका दूसरा फीचर। पहला फीचर हमने क्या पढ़ा, जल्दी से बताइए? 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एटलीस्ट। दूसरा फीचर कि बोथ द गवर्नमेंट्स दे रूल ओवर द सेम सिटीजन एंड दे हैव देयर ओन जुरिस्डिक्शन। तीसरा, ऐसा नहीं है कि कोई चीटिंग कर ले, राइट। ये जो लिस्ट है, ये जो सब्जेक्ट दिए हैं, ये संविधान में, जब हमारे संविधान निर्माताओं ने 1947 के बाद 1950 में जो लागू हुआ संविधान था, तब जो भी चीजें इंक्लूड करी है, तब से ही ये लागू हो गई थी। मतलब नो चीटिंग। ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट आके स्टेट गवर्नमेंट को ओवर रूल कर दे, या स्टेट गवर्नमेंट जाके सेंट्रल गवर्नमेंट वाली चीजों पर कानून बना दे। नो 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 नो, दैट विल बी नल एंड वॉइड, राइट। तो ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है कि यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट्स कौन कौन से आते हैं जिसपे
सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार बनाती है। स्टेट लिट्स में कौन से सब्जेक्ट आते हैं, जिसपे स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है। कंकरेंट में जब सेंट्रल और स्टेट दोनों कानून बना सकती है। और बेटा बच्चे आखिर के रेसिडुअरी केमिस्ट्री में पढ़ते हो, कुछ जलाया बच गया, राख बच गई, ऐश बच गई। ऐश इज अ रेसिड्यू। रेसिड्यू मतलब जो बच गया, जो अवशिष्ट है। और जो बच गया वो किसके हाथ में जाएगा, हमारी मोदी जी के हाथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में जाएगा, राइट। तो जैसे जैसे देखो क्या होता है ना, जब हमने संविधान बनाया था उसके बाद कई सारे ऐसे बदलाव हुए। इंटरनेट आया, डिजिटल रिवोल्यूशन आया, अब तो एआई आ गया है, ये बिटकॉइन वगैरह आ गए हैं, राइट। तो जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं तो हमें कुछ सब्जेक्ट्स में बदलाव भी करने होते हैं, कुछ एडिशन भी करने होते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो भी बच गया, जैसे कि साइबर लॉज, राइट, जैसे कि साइबर लॉ, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर से रिलेटेड जो लॉज हैं, जो बच गया वो किसके हाथ में, ऊपर वाले केंद्र के हाथ में। आया समझ में सभी को? ये बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है। सीबीएसई ऑलमोस्ट एवरी ईयर पूछता है कि कौन सा सब्जेक्ट किसके साथ मैच होगा। सो प्लीज 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 गो थ्रू इट, रीड दिस थरली, ठीक है। सो दैट वाज योर थर्ड फीचर। अब सवाल है कि यूनियन लिस्ट में इनमें से क्या इंक्लूडेड है। थोड़ा सा बुद्धि, मुझे पता है, कॉमन सेंस विच इज वेरी अनकॉमन, बट स्टिल ट्राई इट। बैंकिंग, ऊपर वाला पैसा किसके साथ में रहेगा बताइए। फॉरेन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, योगी जी जाएंगे बताइए कहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संबंध करने, पुतिन के पास मिलने जाएंगे, नहीं, राइट। डिफेंस, राजनाथ सिंह जी खड़े ऊपर, राइट। सो वी नो कि ये सारे वो मुद्दे हैं जो नेशन के इंटरेस्ट में है, नेशन के इंपॉर्टेंस में है। सो ऑल ऑफ द अबव विल बी करेक्ट आंसर। गॉट इट। थर्ड, आगे हम बात करें तो मैंने आपको क्या बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड होता है सब कुछ, हमारा एक लिखित संविधान है और इसमें बदलाव करने के लिए कई सारी मुश्किलें होती है, इतना आसान नहीं है बदलाव करना। सो दैट इज देयर। चौथा, म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट, शादी में गए हो, अरेंज मैरिजेस स्पेसिफिकली, राइट। तो दोनों लड़का और लड़की जब हाँ करते हैं तब हमारे यहाँ की शादियां होती है, राइट, चाहे वो किसी अनजान से ही क्यों ना हो। बट एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट, म्यूचुअल कंसेंट का मतलब क्या है कि कोई भी प्रोविजन, कोई भी प्रावधान अगर संविधान में बदलना है तो ऐसा नहीं मोदी जी आगे या अमित शाह जी आगे बोले कि चलिए 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 इनको स्टेट गवर्नमेंट्स को सारी क्या कर दे, सारी पावर्स इनको खत्म कर दो, ऐसा नहीं कर सकते, राइट। क्योंकि जो भी फंडामेंटल प्रोविजंस है दे कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड। मैं अपनी मर्जी से, मैं चाहे ये करूं वो करूं, ये सब नहीं चलेगा, राइट। सो दैट कैन नॉट बी चेंज्ड बाय ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सिर्फ सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल या लोकल लेवल, कोई भी एक लेवल खुद से संविधान में कुछ बदलाव करना चाहती है तो इतना आसान नहीं है, खुद से वो सब कुछ नहीं कर सकती। जैसे कि अगर आपको याद है 2014 में तेलंगाना एक नया राज्य बन के आया था, एक न्यू स्टेट बन के आया था सॉरी, यस, और न्यू स्टेट बना तो आंध्र प्रदेश से निकल के बना, तो क्या उन्होंने मनमर्जी चला दी कि चलो आज नया स्टेट बनाते हैं, राइट। ऐसा तो नहीं है ना, उन्होंने आंध्र प्रदेश से कंसेंट लिया होगा, राइट। तो यहाँ पर जब भी आप एक नया स्टेट बनाओ, स्टेट का बाउंड्री चेंज करो, स्टेट का नाम बदलो, नया एस्टैब्लिश करो, कुछ भी करो, स्टेट की अपनी ऑटोनॉमी के साथ कोई भी खिलवाड़ होगा तो स्टेट से परमिशन ली जाएगी। यूनिलैटरली यू cannot make any decision which could affect the provision of constitution। आया समझ में सभी को? सो ये था आपका चौथा फीचर। पांचवा फीचर, मान लो लड़ाई, सेंटर एंड वर्सेस स्टेट, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं ये तुम्हें नहीं दे सकता, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता, राइट। कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, लड़ाई हो रही, टेंशन हो रही है, जैसे हमने श्रीलंका में देखी थी। तो कौन आएगा? एवरीबडी प्लीज सिट डाउन। आई एम द एम्पायर। Who is the empire? Supreme Court acts as an empire। किसी भी तरह का लीगल डिस्प्यूट होगा तो सेंटर और स्टेट के बीच में एम्पायर कौन बन के आएगी? कोर्ट या फिर जुडिशरी। गॉट इट? कोर्ट्स के पास पावर होती है टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, तुम क्या कर रहे हो, उसको सोचना, समझना, राइट, और उसमें जो बदलाव हो रहे हैं उन पे काम करना, ये किसका काम है? कोर्ट का काम है। और पावर्स कैसे डिफाइंड है अलग अलग सरकारों को, वो भी इंटरप्रेट कौन करेगा? यहाँ सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी करती है। अगर किसी भी तरह का डिस्प्यूट आ जाए डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में बेटा, तो समझिएगा कि यहाँ पर जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेती है वही फाइनल होगा, राइट। जैसे एम्पायर में एम्पायर करता है ना, आउट है आउट है आउट है, बट एम्पायर इज द वन हु डिसाइड्स व्हिच वन इज द फाइनल टेक।
गॉट माई पॉइंट? तो पांचवा फीचर है सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर। तो पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, किसके पास वो पावर है, वो ताकत है कि वो संविधान को इंटरप्रेट करे और सही सलाह और डिसीजन दे और कॉन्फ्लिक्ट या टेंशन को खत्म करे, तो वो है हमारी कोर्ट्स। इज इट क्लियर टू ऑल? सो दैट वाज अवर फिफ्थ फीचर। छठवां और सबसे इंपॉर्टेंट, पैसा है तो सब कुछ है आखिरकार, राइट? नहीं, डेवलपमेंट में पढ़ा था ना, पैसा है तो सब कुछ नहीं है, राइट? बट हाँ, पैसा है तभी तो सरकारें चल पाएंगी। तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी क्या बोलेगी? योगी जी बोलेंगे मोदी जी को दीजिए पैसा दीजिए, नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अब हर एक लेवल की सरकारों को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मतलब वित्तीय ऑटोनॉमी दी गई है, राइट? कि अपने हिसाब से वो पैसा इकट्ठा कर सकते हैं अपने स्टेट को चलाने के लिए। हाँ, हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प करती है थ्रू वेरियस स्कीम्स, थ्रू वेरियस प्रोविजंस एंड जो फंडिंग वगैरह होती है, राइट? बट अगेन सोर्सेज जो ऑफ रेवेन्यू जो है, पैसा कहाँ से आएगा, वो हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के लिए क्लियरली स्पेसिफाइड है, ताकि ये ना करना पड़े, राइट? सो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जैसे कि कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सोर्सेज हैं रेवेन्यू के। टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, लैंड रेवेन्यू, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह, पट्टा लगाते हो तो टैक्स को पे करते हो सरकार को, बहुत सारी चीजें हैं, राइट? तो ये सारे वो सोर्सेज हैं, स्रोत है जिससे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों अपना अपना पैसा कमाती है। गॉट माई पॉइंट? सो दैट इज द सिक्स्थ फीचर। और सातवां फीचर क्या, एकदम अपने खिलाड़ी मूवी की तरह, जहां रोमांस भी है और एक्शन भी है, कि फेडरल सिस्टम के दो ही ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कुछ भी हो, इंडिया जैसे विविधता वाला देश, अ डाइवर्स नेशन लाइक इंडिया, जहां पर लैंग्वेज, जहां पे कल्चर, ट्रेडिशन, भाषा, पास्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ हर एक बोल सकते हैं जगह बदलता रहता है, राइट? उनको मेंटेन करने के लिए, उनको एक तरह से एक साथ आगे ले जाने के लिए यही है कि फेडरल सिस्टम हम लेकर आए, जिसके दो ही उद्देश्य हैं कि एक तो हमारी यूनिटी को प्रमोट हम कर सके, उसे सुरक्षित रख सके, एंड रीजनल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट कर सके। चाहे लद्दाख का कोई इंसान हो या केरल का कोई इंसान हो, चाहे असम या अरुणाचल प्रदेश का कोई भी एक सिटीजन हो, या गुजरात के कच्छ में रहने वाला कोई हो, सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़ना है। जो क्षेत्रीय विविधता है, रीजनल डाइवर्सिटी है, सभी को अकोमोडेट करेंगे। इसीलिए हमने हर एक लेवल पे सरकारें बनाई है, फेडरलिज्म को फॉलो किया है। इज इट क्लियर? तो ये हमारे हैं 7 फीचर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। पहले हमने क्या पढ़ा? फेडरलिज्म क्या होता है, यूनिटरी और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या फर्क होता है। फिर हमने पढ़ा कि क्या 7 फीचर्स हैं फेडरलिज्म के। और अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज टाइप, फेडरलिज्म के प्रकार। एक होता है कमिंग टुगेदर, चलो चलो आ जाओ आज पार्टी करते हैं। एक होता है होल्डिंग टुगेदर, मैं खड़ा हूं और तुम सब मेरे साथ हो। आया समझ में? एक होता है आओ आओ चलो पार्टी करते हैं। एक होता है मैं यहाँ हूं और जो भी है तुम सब मेरे साथ हो, मेरे बल पे। गॉट इट? तो ये 2 तरह के फेडरेशन होते हैं। क्या फर्क होता है इनमें, चलो देखते हैं। सबसे पहले कमिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर मतलब हम चलो एक साथ आए और पार्टी करें, मतलब इंडिपेंडेंट स्टेट्स वॉलंटरली फॉर्म अ बिगर यूनियन। बहुत सारे स्टेट्स हैं, राइट? इन्होंने बोला चलो साथ मिलके एक बड़ा देश ही बना लें। जैसे कि यूएसए में क्या था कि यूएसए में ये 50 बेटा पहले देश थे, अपने अपने स्टेट्स हुआ करते थे, राइट? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड मतलब सब मिलके, यूनाइटेड, ऑल द स्टेट्स केम टुगेदर यूनाइटेड एंड फॉर्म्ड अमेरिका। बेटा भारत तो एक बहुत पुराना, दशकों पुराना कॉन्सेप्ट है, ये सब तो अभी नए नए बने हैं, राइट? तो ये देखिए कि ये जो स्टेट्स हैं यूएसए के, राइट, ये सब अलग अलग स्टेट्स हुआ करते थे। लगभग सभी का अपना संविधान है, सभी के अपने फ्लैग्स हैं, हर एक स्टेट का। कभी सुना यूपी का कोई फ्लैग है, बिहार का कोई फ्लैग है? नहीं, राइट? तो ये जो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना है, वो एक्चुअली में एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन है। सारे स्टेट ने बोला क्या अकेले अकेले, चलो सब मिलके एक देश बना लेते हैं, और यहाँ पे ट्रम्प बाबा का यूएसए बनकर आया। गॉट माय पॉइंट? तो यहाँ पर क्या होता है कि वो खुद एक साथ आके अपनी सॉवरेनिटी, आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक साथ आते हैं, ताकि कोई भी बाहर से उनके ऊपर कोई रूल ना कर दे। एक स्टेट खाली होगा, अकेला होगा, तो उस पे
सॉवरेनिटी को हम पहुंच सकता है। तीसरा, सेंटर और स्टेट के पास इक्वल पावर है। आपने सुना है कि हमारे यहाँ पर केरल का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, केरल का अपना फ्लैग है, ऐसा नहीं होता, राइट? यहाँ पर ऐसा है, इनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना फ्लैग है, दोनों सेंटर और स्टेट दोनों के पास इक्वल पावर है। हमारे यहाँ इक्वल पावर नहीं है, पावर डिवाइडेड जरूर होती है फेडरलिज्म में, पर हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो क्वाजी फेडरल का है, जो आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे। हमारे यहाँ सेंटर को ज्यादा पावर दी गई है रेदर देन स्टेट, बट ऐसा नहीं है कि सेंटर स्टेट पर रूल करेगा, नहीं नहीं नहीं, पावर्स डिवाइडेड है पर ज्यादा सेंटर के पास है। इसके अंदर सेंटर और स्टेट दोनों के पास बराबर पावर्स हैं। आए समझ में? जैसे यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, ये सारे वो देश हैं जो, चलिए आइए पार्टी करते हैं, राइट? वहीं पे होल्डिंग टुगेदर, आई एम स्टैंडिंग हियर, आप सभी लोग मेरे साथ खड़े रहोगे, दैट इज होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग का मतलब क्या है? जब एक बड़ा देश ये डिसाइड करे कि मैं मेरे बीच में और मेरे साथ वालों के बीच में सत्ता को, पावर को, ताकत को क्या करूंगा? डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, दैट इज होल्डिंग टुगेदर। जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा पावरफुल रहेगी देन द रीजनल स्टेट, बट पावर डिवाइडेड रहती है। सब यूनिट्स हैव स्पेशल पावर एंड डिफरेंट यूनिट्स हैव अनइक्वल पावर, जो अभी हम पढ़ेंगे, जैसे कि इंडिया, जैसे कि स्पेन, जैसे कि बेल्जियम। गॉट माई पॉइंट? इवन श्रीलंका, वो भी एक तरह से मैं बात करूँ तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। जैसे हमारे दादाजी पूरी फैमिली को होल्ड करके रखते हैं कि नहीं, कि मैं हूं ना, अभी सारे डिसीजन मैं लूंगा, तुम्हें अपनी ताकत दे रखी है, तुम्हें अपने डिसीजन लेने का मैंने हक दे रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे धुतकार दोगे, राइट? तो जैसे जॉइंट फैमिली में होता है ना कि दादाजी सबसे बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग एक मीडियम या मास की तरह खड़े रहते हैं और उनके साथ वो पूरे परिवार को चलाते हैं, राइट? तो वही इंडिया के अंदर है। और इंडिया बेटा जब आज़ाद हुआ था 1947 में, तब इंडिया की कुछ ऐसी दशा थी। हमारे यहाँ सेंट्रल प्रोविंस थे, यहाँ कुछ हैदराबाद है, यहाँ मैसूर है, यहाँ गुजरात है, सेंट्रल इंडिया, राजपुताना, यूनाइटेड प्रोविंस, तो ये सब ना स्टेट हुआ करते थे, अपने अपने इंडिपेंडेंट प्रोविंस थे। चाहते तो ये भी अलग हो जाते, ये भी अलग हो जाते, ये भी अलग हो जाते, जो कि होना भी चाहते थे। इसीलिए तो जम्मू एंड कश्मीर हमें बाद में मिला, क्योंकि ये हमें उस समय जो राजा हरि सिंह थे वो हमारे साथ विलय नहीं करना चाह रहे थे, बट द आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके अपने डिसीजन से, इनकी अपनी ताकत से, और बोल सकते हैं इन्होंने जो डिसीजन मेकिंग करी आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस, जिससे इन्होंने अलग अलग रीजन्स को हमारे देश के अंदर मिलाया। हिज एफर्ट्स, आज इन्हीं के एफर्ट्स हैं कि इंडिया एक यूनाइटेड, एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में खड़ा है। चाहे वो ऑपरेशन पोलो हो या जूनागढ़ में फोर्सेस भेज के हमारे बोल सकते हैं इंडिया के अंदर उसे विलय करना हो। गॉट माई पॉइंट? तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन चुना, जहाँ पर बड़ा देश अपनी पावर को डिवाइड करता है स्टेट और रीजनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, और दूसरा केंद्र सरकार के पास ज्यादा पावर होती है रेदर देन स्टेट एंड रीजनल। वही कमिंग टुगेदर में केंद्र और स्टेट दोनों के पास बराबर ताकत है, बराबर पावर्स होती हैं। इज इट क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपका कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंट्री इज एन एग्जांपल ऑफ कमिंग टुगेदर? हम लोग आए पार्टी करने, कौन थे वो? USA वाले। Got my point? So yes, that is about the question. Now comes the next part, which is the most important part. जो आपने फेडरलिज्म के फीचर्स पढ़े हैं, बस उसी को थोड़ा ध्यान में रखिए और ये आराम से समझ में आएगा। इंडिया कैसे एक फेडरल नेशन है? How India practice federalism, और how India we can say is a federal nation? तो देखिए अभी समझते हैं। सबसे पहले कि इंडिया के अंदर जब हम आज़ाद हुए ना बेटा, तो हमने सेंट्रल और स्टेट दो लेवल ऑफ सरकारें रखी, और सभी की जुरिस्डिक्शन, अधिकार क्षेत्र, एरिया वाइज, सब्जेक्ट वाइज कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन कर दिया था, राइट? फिर हमें याद आया कि यार ये जो बड़े बड़े राज्य हैं, इनमें इतनी पॉपुलेशन है, इतनी जनसंख्या है, तो हम आम लोगों के लिए कुछ करते हैं। तो बाद में जाके 1992 के अंदर हमने संविधान में क्या किए थे, कुछ बदलाव किए, जिसे हम कहते हैं अमेंडमेंट।
जो समय के साथ होते हैं। और अभी हम आगे पढ़ेंगे डिसेंट्रलाइजेशन में कि हमने क्या किया, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया 1992 में, और लोकल सरकारें बनाई, लोकल गवर्नमेंट भी बनाई। तो इंडिया के अंदर आज हम देखें तो कई स्टेट में 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, कहीं पे 2 लेवल है, पर फेडरेशन एग्जिस्ट करता है। गॉट माई पॉइंट माई डियर फ्रेंड्स। ये है आपका पहला एक बोल सकते हैं नमूना कि कैसे इंडिया फेडरल है। दूसरा, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ थ्री-फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। संविधान लेजिस्लेटिव पावर्स क्लियरली डिफाइन करता है कि जो नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट है उन पे केंद्र सरकार कानून बनाएगी। जैसे कि मैंने बताया था ना, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, करेंसी, ये किस में आते हैं, यूनियन लिस्ट में, राइट। जो स्टेट गवर्नमेंट और लोकल के लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं, जिस पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार अलोन ही क्या कर सकती है, कानून बना सकती है, जैसे पुलिस, व्यापार, एग्रीकल्चर एटसेट्रा। अरे एग्रीकल्चर, हाँ एग्रीकल्चर, पर आप बोलोगे मैम केंद्र में भी तो एक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है। बेटा ये जो मिनिस्ट्रीज बनती है ना, वो सब स्टेट को बोल सकते हैं एक तरह से मदद करने के लिए, कुछ स्कीम्स या फिर बोल सकते हैं फंडिंग एक तरह से रेगुलेट करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। जैसे पीएम किसान योजना है तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही, पर एग्रीकल्चर तो स्टेट लिस्ट का हिस्सा है। तो मैंने आपको क्या बताया कि केंद्र सरकार हमारे यहाँ सबसे पावरफुल है। नो मैटर ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, स्टेट गवर्नमेंट ही इस पे कानून बना सकती है, पर स्कीम हो गया, कुछ प्रोविजन हो गया, कुछ फंडिंग हो गई जिसमें राज्य की मदद कर सके, तो सरकारें मतलब केंद्र सरकार भी ऐसी कई योजना लाती है जो स्टेट लिस्ट के अंदर होता है, जस्ट टू हेल्प। किसको हेल्प, राज्य सरकार को। फिर बात करें कि कॉमन इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट, मेरा भी इंटरेस्ट तुम्हारा भी इंटरेस्ट, यस, जिसको हम कहते हैं सब्जेक्ट्स ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, राइट, जिसमें दोनों स्टेट और सेंटर क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। एजुकेशन, मैरिज, अडॉप्शन, ऑल दीज बेसिकली सब्जेक्ट्स कम इनटू दिस। गॉट इट। तो दूसरा कि कॉन्स्टिट्यूशन में सब डिफाइंड है भैया, कि यूनियन में क्या है, स्टेट में क्या है, कॉन्करेंट में क्या है, और जो बच गया वो रेसिडुअरी पावर, राइट। ये सारे वो पावर्स हैं जो बच गई, और जो बच गया वो ऊपर वाले के पास, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। जो बच जाते हैं रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स जैसे साइबर लॉज, उस पे सिर्फ यूनियन लेजिस्लेचर, यूनियन गवर्नमेंट को ही पावर होती है टू मेक अ लॉ ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। I hope it is clear, beta, right? So who has the power to make laws on the residuary subject? Give me the answers in the comment box. Union government, state, Supreme Court, and none of the above. Court कब से कानून बनाने लग गया, कॉमन सेंस। तो चलिए बहुत ही लाल बबुआ क्वेश्चन है, इट्स अ लो हैंगिंग फ्रूट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ट्राई टू आंसर दैट इन द चैट बॉक्स एंड वी आर मूविंग अहेड। तो पहला प्रोविजन हमने क्या देखा कि हमारे यहाँ फेडरलिज्म प्रैक्टिस किया जाता है, कि हमारे यहाँ तो 2 लेवल है या 3 लेवल है, राइट, 3 लेवल हम लेके आए 1992 के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। दूसरा हमने बोला कौन किस पे कानून बनाएगा, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है। और तीसरा हम कैसे फेडरलिज्म प्रैक्टिस करते हैं कि हमारे भारत में स्टेट्स को पावर तो दी गई है, पर सभी के पास आइडेंटिकल मतलब सेम पावर्स नहीं है, किसी के पास ज्यादा है या किसी के पास थोड़ी सी कुछ कम है। ये डिपेंड करता है रीजन टू रीजन। जैसे कि कुछ स्टेट हैं जो स्पेशल स्टेटस एंजॉय करते हैं। अब इसको आप कैसे याद रखोगे कि अरुण और राम आम लेके नागालैंड गए राइट। स्टेट सचेस कौन कौन से, देखो 4 स्टेट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड। कैसे याद रखोगे, अरुणाचल का अरुण, मिजोरम का राम, आसाम का आप आम करके याद रखो, और कहाँ गए, नागालैंड गए। गॉट माय पॉइंट। तो ये वो 4 स्टेट्स हैं जिसको संविधान में स्पेशल स्टेटस मिला है। अरे ये भी राज्य हैं, इनमें
से कौन सी बड़ी बात है? आप ही बताइए मुझे कौन सी बड़ी बात है। देखिए, इनके पास संवैधानिक तौर पर स्पेशल प्रोविजंस है बिकॉज ऑफ देयर सोशल, सामाजिक और जो ऐतिहासिक यहाँ पर घटनाएं घटित हुई है, जो इनके सर्कमस्टेंसेस है, जो इनकी सिचुएशन है, उस आधार पर अंडर आर्टिकल 371 इन्हें क्या दिए गए हैं? कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं। अगर बेटा आप थोड़ा सा भी याद रखते हो तो ये वो स्टेट्स है जहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, चाहे गारो, खासी, जैंतिया हो, राइट, कुकी ट्राइब्स हो मणिपुर में जो हम सुनते हैं, ये सब क्या ट्राइब्स है? ये सारी की सारी जो ट्राइब्स है, इनके लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट है? आप और मैं? नहीं नहीं नहीं, इनके लिए इंपॉर्टेंट है इनके फॉरेस्ट। आपने देखा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में कई बार ट्राइबल्स ने क्या किए हैं? रिबेलियन किए हैं जब ब्रिटिशर्स फॉरेस्ट की पॉलिसीज लगा देते थे, राइट, असम में टी प्लांटेशन शुरू करते थे। तो यहाँ ना ट्राइबल्स बहुत एक्सप्लॉइट हुए हैं बेटा, और इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, लैंड राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके कल्चर को, उनकी जो रोजी रोटी जो जंगलों पे निर्भर है, उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने इन 4 राज्यों को 371 के अंदर कुछ स्पेशल स्टेटस दिए हैं, राइट। और स्पेशल स्टेटस ऐसे ही कि हम जैसे भारतीय, चाहे मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान जाके मैं चलो असम में जाके मैं लैंड लेती हूँ, फिर क्या करूँगी, वहीं रहूंगी? नहीं, इतना आसान नहीं है मेरे लिए वहां जमीन लेना। जैसे कि 370 जम्मू एंड कश्मीर को भी पहले स्पेशल स्टेटस था कंसीडरिंग इट्स हिस्टोरिकल पास्ट, बट वो भी अभी 2019 में सरकार ने हटा दिया, राइट। तो हर एक स्टेट जहां पर हिस्ट्री, कल्चर थोड़ी सी डिफरेंट है दूसरे स्टेट से, जहां पर कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, लोगों की आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए सरकार अगर कोई कदम उठाती है तो वो उठा सकती है। Got it? Which of the following state in India enjoy special status? बताइए जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, चौथा जो पॉइंट है जिससे हम देख सकते हैं कि इंडिया फेडरलिज्म प्रैक्टिस करता है, वो है देयर आर सम यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडियन यूनियन विच हैव वेरी लिटिल पावर, वेरी लिटिल पावर, राइट। जैसे हमने देखा कुछ स्टेट के पास ज्यादा पावर है, तो कुछ ऐसे यूनियन टेरिटरीज क्या होती हैं? अगर आप अपने इंडिया का मैप देखोगे तो यहाँ देखो, ध्यान से देखिए कि ये दमन दीव, दादरा नगर, लक्षद्वीप, अंडमान, पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, राइट। जनरली जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं बेटा, वो इसलिए बनाई गई थी क्योंकि उस समय जब हम आज़ाद हुए उसके बाद हमने कई बार संविधान प्रावधान लेकर आए, कुछ ऐसी चीज़ें आई जिससे साउदर्न स्टेट, नॉर्दर्न स्टेट या ईस्टर्न वेस्टर्न स्टेट्स, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहा। तो सरकार ने चाहा कि साउथ में मेरी प्रेजेंस में कैसे रखूं, केंद्र सरकार की भी तो अपनी लिमिटेशन है, राइट। तो यहाँ पर अपनी प्रेजेंस हर जगह बनाने के लिए केंद्र सरकार ने सोचा कि कहीं कहीं पे जहां पर मैं अपना होल्ड रख सकूं, क्योंकि एक तरह से हमें होल्ड करके रखना है पूरे देश को। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आनी चाहिए कि किसी राज्य में कोई भी राज्य अलग होना चाहे और वो अलग हो जाए और हमें पता ही ना चले, राइट। तो हर एक केंद्र सरकार ने अपने अपने एजेंट बिठा दिए एक तरह से। ये यूनियन टेरिटरीज इसलिए बनाई गई ताकि एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट कर सके सीधे तौर पे उन रीजन्स में जहां पर स्टेट गवर्नमेंट्स हैं एक तरह से, क्योंकि मान लो सेंटर में बीजेपी है, साउथ के सारे स्टेट्स में मान लो है ही नहीं बीजेपी की कोई भी रूलिंग कोई भी पार्टी स्टेट गवर्नमेंट में, तो कैसे चलेगा, राइट। तो ताकि वो थोड़ा सा यहाँ पर क्या कर सके, मॉनिटरिंग कर सके। दूसरा कि यूनियन टेरिटरीज क्या होती है, ये यूनियन टेरिटरीज बहुत छोटी होती है, दे आर टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट। इन्हें हम राज्य की तरह नहीं कंसीडर कर सकते क्योंकि एरिया छोटा होता है, तो हम इन्हें यूनियन टेरिटरी बनाते हैं। इनको किसी स्टेट के साथ मर्ज भी नहीं कर सकते। आप बोलो कि मैम चलो यहाँ पुडुचेरी को तमिलनाडु में कर दो, पुडुचेरी का एक यहाँ पर यूनिट है उसको केरल में कर दो, नहीं हो सकता, क्योंकि इन पे अपने क्या है, ज्योग्राफिकल, कल्चरल, ट्रेडिशनल एस्पेक्ट रहे हैं। गॉट इट? दे आर टू स्मॉल टू फॉर्म अ स्टेट एंड ऑल्सो इन्हें मर्ज भी नहीं किया जा सकता, और इनके पास ना राज्यों जितनी पावर नहीं होती है। इन्हें एडमिनिस्टर कौन करता है बताइए आप? इन्हें एडमिनिस्टर करते हैं हमारे राष्ट्रपति जी। दे आर एडमिनिस्टर्ड बाय राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, एक एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठाते हैं इन यूनियन टेरिटरीज में, जिसके थ्रू ये इन यूटीज को डायरेक्टली एडमिनिस्टर करते हैं। गॉट माय पॉइंट? तो हमारे यहाँ पर देखिए कितना ब्यूटीफुली हमारे संविधान को डिजाइन किया है कि पावर देंगे किसी को ज्यादा, किसी को कम, किसी को बराबर,
पर ऊपर कौन बैठा है? केंद्र। गॉट माय पॉइंट? फिर आती है बात नेक्स्ट कि दिस शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के मूल ढांचे को बिगाड़ नहीं सकते आप। क्या मतलब है इसका? कि पार्लियामेंट मतलब क्या? जो केंद्र सरकार की लेजिस्लेटिव बोल सकते, जो दो हाउसेज है ना, लोकसभा और राज्यसभा, वो क्या नहीं कर सकती? अपनी मन मर्जी से इस पावर शेयरिंग वाले अरेंजमेंट को बदल नहीं सकती। कल को जैसे इंदिरा गांधी जी ने किया था कि संविधान में बदलाव करके स्टेट की सारी जो पावर्स हैं इनको निलंबित करो, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। नहीं, ऐसा सरकार नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी ऐसा वो कानून लेकर आती है जिससे स्टेट की ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस या पावर शेयरिंग पे कुछ असर पड़ता है, तो एनी चेंज टू इट हैज टू बी फर्स्ट पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एटलीस्ट 2/3 मेजॉरिटी। देखिए, पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, राइट? अपर हाउस एंड लोअर हाउस। इन दोनों से वो रिजोल्यूशन पास होना चाहिए और जितने भी हमारे 28 अगर राज्य हैं उनमें से एटलीस्ट आधे राज्यों से उस मोशन को सैंक्शन होना चाहिए, मतलब आधे से ज्यादा राज्यों की मंजूरी चाहिए होगी। तो सरकार पार्लियामेंट में जाके ये नहीं कर सकती कि चलो पावर शेयरिंग में कुछ बदलाव करते हैं। नहीं, वो नहीं कर सकती। क्यों? सबसे पहले तो उन्हें पार्लियामेंट से ही पास कराने के लिए दोनों हाउसेज में 2/3 मेजॉरिटी, समझ रहे हो? 2/3 मतलब जितनी टोटल स्ट्रेंथ है उसके 75% लोग वहां मौजूद हो और सभी की वहां पर हाँ हो। और तीसरी चीज कि इसको एटलीस्ट आधे से ज्यादा राज्य हाँ बोलेंगे तभी ये चीज लागू होगी। तो इतना आसान नहीं है इसे बदलना कि पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को आप बदल सको। छठवां, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के अपने रिसोर्सेज, संसाधनों को रेज करने के क्या है तौर तरीके, जो है कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है। इसलिए मैंने आपको क्या कहा, योगी जी विल नॉट आस्क फॉर एनीथिंग, राइट? टैक्सेस लगाना सरकार चलाने के लिए या जो भी संसाधन उन्हें मिलेंगे, जो भी जिम्मेदारियां उन्हें मिलेगी, वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, ताकि आप पैसों के लिए किसके पास ना जाओ? केंद्र सरकार के पास ना जाओ हमेशा, राइट? हु हैज स्पेशल पावर इन एडमिनिस्ट्रेटिंग द यूनियन टेरिटरी? बताइए किसके पास वो स्पेशल पावर है जिससे वो केंद्र शासित प्रदेश, जिसे हम यूनियन टेरिटरी कहते हैं, उस पे एडमिनिस्टर कर सके। कौन करता है एडमिनिस्टर? सेंट्रल गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या गवर्नर। ध्यान रखिए, गवर्नर एक राज्य का होता है एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर वो यूटी का होता है। तो कौन एडमिनिस्टर करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एलजी। Got my point? Next is how is federalism practiced in India? तो हमने पहले क्या देखा? फेडरलिज्म क्या है, फीचर्स क्या है, हाउ इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। अब फेडरलिज्म प्रैक्टिस कैसे किया गया है, बताइए हमें। तो हम ऐसे 3 इंस्टेंसेस देखेंगे जिससे इंडिया में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है। सबसे पहले लिंग्विस्टिक स्टेट के आधार पर, लैंग्वेज पॉलिसी के आधार पर और सेंटर स्टेट के रिलेशन, केंद्र और राज्य के संबंध को समझने से हम इन तीनों को समझेंगे। सबसे पहले कि इंडिया में कैसे फेडरलिज्म प्रैक्टिस होता है विद द हेल्प ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट। लिंग्विस्टिक मतलब भाषा, किन किन राज्यों में कैसी भाषा बोली जाती है उस आधार। सो लिंग्विस्टिक स्टेट सिंपली मीन्स व्हाट, कि कैसे हमारे राज्य भाषा के आधार पर बने। जैसे कि जो लिंग्विस्टिक स्टेट को बनाना हमारे लोकतांत्रिक सरकार में सबसे बड़ा चैलेंज था, राइट? क्योंकि 1947 में अगर आप देखोगे तो बाउंड्रीज ऑफ ओल्ड स्टेट ऑफ इंडिया वर चेंज्ड इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट। पहले का भारत और आज का भारत आप देखोगे तो कई सारे बदलाव है। वो बाउंड्रीज बनी कैसे, स्टेट हमने बनाए कैसे? तो लैंग्वेज और भाषा वो एक आधार रहा जिस पे हमने स्टेट बनाए। सिर्फ भाषा ही आधार रहा ये कहना गलत है, पर भाषा या लैंग्वेज एक तरह से वो बोल सकते हैं आधार बना जिससे हमने स्टेट्स को बनाया था। ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो लोग सेम लैंग्वेज बोलते हैं ना बेटा, हमारा ये ऑब्जेक्टिव था कि हम राज्य वैसे ही बनाए कि जो लोग सेम लैंग्वेज बोलते हैं, सेम भाषा, उन लोगों को एक एरिया में रखो, राइट? ताकि उनकी ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी, एथनिसिटी, कल्चर, जो भी विविधताएं हैं वो सब प्रिजर्व होके रहे, कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए। इसीलिए हम नागालैंड, उत्तराखंड को हमने, क्योंकि देखो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश पहले एक ही थे, राइट? उत्तर प्रदेश में ही आता था, पर उत्तराखंड क्योंकि हिली एरिया है,
उत्तर प्रदेश प्लेन एरिया है, तो हमने क्या किया यहाँ पर, दोनों को अलग किया। तो हमने सिर्फ भाषा ही नहीं बल्कि ज्योग्राफिकल कल्चरल डिफरेंसेस भी देखे, पर हाँ भाषा एक आधार रहा था। जैसे आप पहले के इंडिया को देखो और आज के इंडिया को देखो, राइट। पहले ये सब प्रोविंसेस है, बॉम्बे, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य प्रदेश, अजमेर, हैदराबाद, उड़ीसा, राइट, विंध्य, यूनाइटेड प्रोविंस, ये पूरा देखो। पहले कोई उत्तराखंड एग्जिस्ट नहीं करता था, राइट, यहाँ पर कोई नागालैंड एग्जिस्ट नहीं करता था, गॉट इट। ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये सब। यहाँ पर आज का भारत देखो, तो इसको बदलने में कई तो बदलाव किए होंगे। तो यस, भाषा एक वो आधार रहा। कुछ लीडर्स को ऐसा लगा कि अगर हम भाषा के रिस्पेक्ट में अगर सारे देश को डिवाइड कर देंगे तो कैसे चलेगा, इससे तो बहुत ज्यादा डिसइंटीग्रेशन रहेगा, देश टूट भी तो सकता है। ये एक बहुत ज्यादा कंसर्न रहा। बट अगर हम देखें तो जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हमारे भाषा के आधार पर स्टेट्स को बनाने के, जैसे अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री क्लास 8th में पढ़ा होगा कि 1953 में आंध्र प्रदेश को राज्य बनाने के लिए, क्योंकि तेलुगु स्पीकिंग स्टेट था, तो पोटी श्रीरामुलु ने क्या किया था, अनशन पे बैठ गए थे, जिससे उनकी मौत हो गई थी। और जवाहरलाल नेहरू जी ने काफी रेजिस्टेंस फेस किया था, राइट। तो फ्रॉम द एक्सपीरियंस इट हैज बीन शोन कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स को बनाना एक्चुअली में हमारे लिए यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों को एकता रखने के लिए काफी ज्यादा मददगार हुआ है। गॉट माई पॉइंट। सो पहला हमारा ये है कि लिंग्विस्टिक स्टेट बनाना, भाषा के आधार पर राज्यों का बनाना, ये हमारे फेडरलिज्म को दिखाता है। दूसरा, लैंग्वेज पॉलिसी। अगर मैं आपको पूछूं हमारे देश का राष्ट्र पक्षी कौन सा है, हमारे देश का राष्ट्र बोल सकते हैं पशु कौन सा है, राष्ट्र पेड़ कौन सा है या वृक्ष कौन सा है, आपके पास सारे जवाब होंगे। पर अगर मैं आपको पूछूं हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, बताइए, भाषा कौन सी है, कोई सी भी नहीं है। हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी एंड इंग्लिश। क्या हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है? नहीं, हिंदी हमारी राजभाषा है। ऑफिस को चलाने के लिए, मतलब पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर को चलाने के लिए जो भाषाएं जरूरी है उनमें हिंदी और इंग्लिश को रखा गया है। और स्टेट को ये ऑटोनॉमी दी गई है कि आप अपनी जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जैसा एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, आप अपनी मर्जी से चलाइए। इसीलिए गुजरात में देखोगे हर डॉक्यूमेंट सरकार का गुजराती में आता है, महाराष्ट्र में मराठी का आता है, तमिलनाडु में तमिल से आता है, मलयालम से केरल में आता है, राइट। तो पूरे देश ने हिंदी को लैंग्वेज नहीं माना, नेशनल लैंग्वेज नहीं है, वो ऑफिशियल लैंग्वेज है कि एडमिनिस्ट्रेशन में हम हिंदी और इंग्लिश को यूज करेंगे एट दी यूनियन लेवल। शेड्यूल्ड लैंग्वेज हमारी 22 हैं। शेड्यूल्ड का मतलब क्या होता है? शेड्यूल हम लिस्टिंग करते हैं लैंग्वेजेस की। सरकार ने 22 लैंग्वेज आज तक शेड्यूल लैंग्वेजेस में रखी है। ये वो लैंग्वेजेस होती है बेटा जी जिनको हमें प्रिजर्व करना होता है, जो कि खतरे में होती है, या तो माइनॉरिटी के द्वारा बोली जाती है या ट्राइबल्स के द्वारा बोली जाती है। गॉट इट? तो जैसे जैसे जो भाषा का नेचर रहा है उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, रिफॉर्म लाने के लिए हमारी सरकार क्या करती है? भाषाओं को सुरक्षित रखने की कोशिश करती है बाय पुटिंग देम इनटू शेड्यूल्ड लैंग्वेज। गॉट माई पॉइंट? तो दूसरा टेस्ट था इंडियन फेडरेशन का कि भाषा कौन सी बनाई जाए। और पहले तो यही बोला सरकारों ने कि चलो हिंदी को ही भाषा बनाते हैं। 1965 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला कि चलो हिंदी को ही हमारे पूरे देश की राष्ट्रभाषा बना लें। पर कैसे? ऐसा नहीं चलेगा, राइट? कौन बोला? तमिलनाडु के लोग बोले। आईआईओ, व्हाट इज दैट? कि तमिलनाडु मूवमेंट टुक अ वायलेंट फॉर्म। क्यों भाई? आप हिंदी को ही क्यों? हिंदी सिर्फ लगभग 40% 45% के लोग हिंदी बोलते हैं। व्हाट अबाउट अस? भाई इंडिया सिर्फ क्या नॉर्थ इंडिया थोड़ी ना है, हिंदी बेल्ट थोड़ी ना है, राइट? इंडिया तो हम सबसे मिलके बना है। आज तमिलनाडु की ब्यूटी, केरल की ब्यूटी, कर्नाटक के लोगों की ब्यूटी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब, महाराष्ट्र क्या है, राइट? तो यहाँ पर अगर हम इतिहास देखें तो सभी का रोल रहा है ना इंडिया को ऐसा इंडिया रखने का, भारत बनाने का। तो यहाँ पर तमिलनाडु ने एक वॉलेंट फॉर्म देखा कि तमिलनाडु की सरकारों ने क्या किया, यहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा रेजिस्ट किया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड किया कि हम इंग्लिश और हिंदी को ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज़ करेंगे, कोई भी देश की नेशनल लैंग्वेज नहीं बनेगी, क्योंकि लैंग्वेज की रेंज में डाइवर्सिटी ही इतनी है।
गॉट इट। और यहाँ पर आता है क्वेश्चन, कौन सा वो राज्य था जिसने वॉलेंटली डिमांड किया कि इंग्लिश को भी यूज किया जाए फॉर ऑफिशियल पर्पसेस? तो आप लोग जवाब दें मुझे चैट बॉक्स में फटाफट से। नेक्स्ट, आगे क्या, तीसरा पहलू कि इंडिया में फेडरलिज्म प्रैक्टिस किया जाता है, वो है आपके केंद्र और राज्य के संबंध। देखिए बेटा, जब हम आजाद हुए 1950 और 1960-70 तक लगभग आपने देखा होगा एक ही पार्टी का बोलबाला था, दैट इज कांग्रेस गवर्नमेंट, राइट। राज्यों में भी कांग्रेस, केंद्र में भी कांग्रेस आती थी, isn't it? कि केंद्र में भी कांग्रेस, राज्यों में भी कांग्रेस। तो ऐसा होता है ना, अरे ये तो हमारी ही बोल रहे, हमारा ही तो दोस्त है, मेरी ही तो पार्टी का है। तो जो स्टेट और केंद्र के बीच में जो ऑटोनॉमी, जो इंडिपेंडेंस थी, राइट, वो यहाँ पर अच्छे से नहीं हो पा रही थी। जो पावर का डिवीजन या लेवल किया गया, पावर को शेयर करने के लिए जो प्रोसीजर्स हमने एस्टैब्लिश किए, वो यहाँ पर ओवररूल हो रहे थे, क्योंकि केंद्र बोलता था हमारी तो सरकार है, हम जो बोलेंगे वही ये राज्य सरकारें करेंगी, राइट। तो हुआ क्या कि सेम ही पार्टी सेंटर और स्टेट में थी, मतलब कांग्रेस का ही सेंटर में राज था और स्टेट में भी लगभग कांग्रेस ही हर जगह आती थी। मतलब राज्य सरकारों के पास अपने खुद के ऑटोनॉमस राइट्स नहीं थे। खुद से वो कुछ कानून बनाना चाह रही है तो केंद्र रोक देगा कि यार हमारी पार्टी को ऐसे कैसे कर रहे हो। इससे तो कभी राज्य सरकार खुद से कुछ डिसीजन ही नहीं ले पाएगी, राइट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा संविधान का मिसयूज करते हुए स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसमिस कर देती थी, एक तरह से उन्हीं पे कंट्रोल करती थी, क्योंकि एक ही पार्टी है, राइट। जिसकी वजह से फेडरलिज्म या पावर शेयरिंग काफी ज्यादा अफेक्ट हुआ। और फिर हम देखें कि फिर राज्य सरकारों ने बोला हमें कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, आप हस्तक्षेप करते हैं हमारी हर डिसीजन में, राइट। तो यहाँ पर राज्य सरकार ने बोला हमें और ऑटोनॉमी चाहिए। ऑटोनॉमी मतलब क्या, कि हम खुद से गवर्न करना चाहते हैं, हमें नहीं चाहिए कि आप हमें ऑर्डर दो, हमें जो संविधान में लिखा है हम उस तरीके से काम करना चाहते हैं। हमें आज़ादी चाहिए कि हम खुद की मनमर्जी से एक्शन ले, डिसीजन ले और हमारे राज्यों को चलाएं। तो यहाँ पर लगभग 1990s के पास आते आते सेंटर में कांग्रेस का दबदबा कम होने लगा और कोलिशन गवर्नमेंट बनने लगी केंद्र में। कोलिशन का मतलब क्या होता है बेटा, जब भी किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी वोट्स नहीं मिलते हैं तो एक पार्टी के साथ 2-3 पार्टीज रीजनल या फिर छोटी मोटी पार्टीज आती हैं और साथ में मिलके क्या करती हैं, सरकार बनाती हैं। तो सेंटर में, क्योंकि 1990s के बाद इंदिरा गांधी जी के बाद इमरजेंसी के बाद ऑलरेडी बोल सकते हैं कि कांग्रेस का दबदबा थोड़ा कम होने लगा, राइट। तो सेंटर में कोलिशन मतलब बोल सकते हैं संगठन, गठबंधन सरकारें बनने लगी और स्टेट में कई सारी नई रीजनल पार्टीज आने लगी। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट अब मिल रहा था। तो यहाँ पर कोलिशन गवर्नमेंट शुरू हुआ और पावर शेयरिंग का एक नया कल्चर विकसित होते हुए दिखाई दिया, क्योंकि अब केंद्र में कोई और रीजनल पार्टीज राज्यों में आने लगी थी। तो यहाँ पावर शेयरिंग को अच्छे से अब बैलेंस होता हुआ देखा जा रहा था, जो कि पहले नहीं था। और इस चीज को हमारे कोर्ट्स ने भी काफी सपोर्ट किया। गॉट माय पॉइंट। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, जो कि है डिसेंट्रलाइजेशन। तो फिर से रिवाइज कीजिए, फेडरलिज्म क्या है, होल्डिंग और कमिंग टुगेदर। फेडरलिज्म में हमने फर्क देखा, फीचर्स हमने देखे, जो 7 फीचर्स हैं आपको अच्छे से याद रखने हैं। इंडिया एज अ फेडरल नेशन क्या है, उसमें भी हमने 6 पॉइंट देखे। फिर हमने देखा कि कैसे 3 आधार पर इंडिया में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है, लैंग्वेज पॉलिसी, लिंग्विस्टिक स्टेट और सेंटर स्टेट रिलेशन। अब आता है आज का आखिरी पॉइंट, जिसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। एक होता है सेंट्रलाइजेशन, एक है डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए ध्यान से, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन क्या मतलब। देखो अभी तक हमने देखा कि फेडरलिज्म इज शेयरिंग पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, इजंट इट। बट अब हमें लगा कि जहां जहां पर भी बड़े राज्य हैं वहां पर आम आदमी, मैं और तुम, हमारी भी तो आवाज सुनने के लिए कोई चाहिए, राइट। क्योंकि अगर मैं सोचूं मेरे लिए एक एमएलए से मिलना आसान है, एमपी से मिलना आसान है, या एक सरपंच से मिलना आसान है, सरपंच से मिलना आसान है, राइट। तो फिर हमने क्या किया कि अब पावर को और भी ढीला छोड़ा, मतलब डिसेंट्रलाइज किया। हमने कुछ पावर
केंद्र और स्टेट से लेके अब लोकल गवर्नमेंट को देना शुरू करी और राज्यों में लोकल गवर्नमेंट्स को एस्टैब्लिश किया, जिससे 1992 में एक 3 टियर सिस्टम डेवलप हुआ कि अब सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट 3 तरह के 3 लेवल पे अब सरकारें बनने लगी, राइट। हमने सेंटर और स्टेट की कुछ पावर को लोकल गवर्नमेंट को देना शुरू किया, इसी को हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। एंड लोकल गवर्नमेंट, अब आपके दिमाग में सवाल आ गया, अरे लोकल गवर्नमेंट क्या है? लोकल गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जो कि गांव और जिला के लेवल पे है। The government which is functioning at village and district level is local government, जो कि जनरली हम जैसे आम लोगों के लिए, आम आदमी के लिए बनी होती है। The government at village and district level। अब सवाल आता है कि डिसेंट्रलाइजेशन किया क्यों? पहले तो नहीं किया, तो अब आते आते क्यों किया? तो ध्यान से सुनिएगा बेटा कि बहुत सारी ऐसी दिक्कतें होती हैं, राइट, इश्यूज होते हैं जो कि लोकल लेवल पे बेस्ट सेटल हो जाते हैं, राइट। क्योंकि लोगों को, अरे आपकी कॉलोनी, आपके शहर, आपके गांव के बारे में तो आपको ज्यादा पता होगा ना। वहां बैठे राज्य के अंदर एमएलए या केंद्र में बैठे एमपी को पता होगा नहीं, आपको पता होगा, राइट। तो दे ऑल्सो हैव बेटर आइडियाज ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स एफिशिएंटली। आप अपनी प्रॉब्लम्स को ग्रास रूट लेवल पे जानते हो जो वो लोग नहीं जानते, राइट। तो लोकल लेवल पे हमने लोगों को बोला कि आप सीधा पार्टिसिपेट करोगे डिसीजन मेकिंग में। पीपल कैन अप्रोच अ लोकल गवर्नमेंट फॉर सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम इजीली एंड क्विकली। उनके इश्यूज, उनके चैलेंजेस के माध्यम, अगर हम बात करें सॉल्यूशन की बात करें, उसको आसान बनाने के लिए हमने और तीसरी लेवल यहाँ पर शुरू करी, दैट इज लोकल गवर्नमेंट। ये एक कारण रहा डिसेंट्रलाइजेशन करने का, क्योंकि बेटा डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के 2 बड़े पिलर्स होते हैं। एक है कि लोगों का मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन हो। पार्टिसिपेशन का मतलब जाके वोट दे के आना और सरकार चुनना, इतना ही नहीं, मीनिंगफुल हो, लोग भी उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में या पॉलिसी मेकिंग में क्या करे, अपना बोल सकते हैं पार्टिसिपेशन रखे, उनका भी अपना हक हो, अपना से हो, राइट, पार्टिसिपेशन हो। और दूसरा आंसरेबिलिटी, सरकार की अकाउंटेबिलिटी बनती है कि वो जनता के प्रति उत्तरदायी हो। और ये दोनों चीजें, ये दोनों पिलर एक स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट होती है तो अच्छे से इंश्योर कर पाती है, राइट। और ऐसा नहीं है कि हमने पहली बार डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश करी बेटा। पंचायत गांव के अंदर और शहरों में म्युनिसिपैलिटीज बनाने का आइडिया आज से नहीं है, शुरुआत तो लॉर्ड रिपन ने ही कर दी थी, जो आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जिन्हें फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है, राइट। बट डायरेक्टली ये सारी चीजें ना पहले बेटा स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ही हुआ करती थी, राइट। इलेक्शंस जो थे वो लोकल लेवल पे कभी हुए ही नहीं करते थे और कभी रेगुलरली नहीं होते थे। कभी राजस्थान ने शुरू किया, तब कभी तमिलनाडु ने किया, कभी मध्य प्रदेश ने किया, तो कहीं पर भी यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। इलेक्शन नहीं हो रहे कहीं पे, कहीं पे राज्य सरकार इन लोकल वालों को क्या नहीं दे रही थी, फंड नहीं दे रही है, राइट, या लोकल गवर्नमेंट के पास कोई भी पावर या रिसोर्सेज नहीं होते थे। तो डिसेंट्रलाइजेशन हमने सोचा कि सही रहेगा जब हम इस चीज को संवैधानिक कर दें। कोई भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन में अगर लिख दो तो वो कंपलसरी हो जाती है ना फिर करना। तो पहले हमने कोशिश करी, बट इरेगुलरिटी की वजह से हमने क्या सोचा कि नाउ इट्स टाइम 1992 के अब हम संविधान में संशोधन करें, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करें और डिसेंट्रलाइजेशन लेकर आए। क्यों लेकर आए? 3 कारण है कि एक तो रेगुलर इलेक्शंस हम कंडक्ट कर सके, एक लोकल गवर्नमेंट के जो फंक्शन है, राइट, वो क्लियरली डिफाइंड हो जाएंगे कि लोकल गवर्नमेंट का क्या काम है, उनको किस किस चीज पे ध्यान देना है। और तीसरा, फंडिंग का अलोकेशन स्टेट कितना करेगी, सेंटर कितना करेगी, या स्टेट को क्या क्या यहाँ पर प्रावधान है, इनको क्या क्या प्रावधान है, ये कहाँ से फंड्स को कलेक्ट कर सकते हैं लोकल गवर्नमेंट वाले, ये सब कुछ क्लियरली डिफाइंड होगा। तो ये 3 मेजर कारण बने कि हमने डिसेंट्रलाइजेशन किया और 1992 में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसके लिए? गांव में लोकल गवर्नमेंट के लिए, और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अर्बन लोकल गवर्नमेंट के लिए। तो कितने हुए थे? 2, 73rd एंड 74th, दोनों ही 1992 में। लोकल गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट एट
विलेज लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, राइट। किसी भी स्टेट की जो लोवेस्ट एंटिटी होती है वो है गांव, और हाईएस्ट एंटिटी होती है एक जिला। कैसे बनता है एक गांव से जिला वो मैं अभी आपको बताऊंगी, बट रूरल लोकल गवर्नमेंट के लिए 73rd एंड अर्बन के लिए 74th। और अमेंडमेंट के बाद क्या क्या हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, प्रोविजंस जो आपको ध्यान रखने हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनली हमने अमेंडमेंट में लिख दिया कि आपको रेगुलर इलेक्शन करने ही करने हैं लोकल गवर्नमेंट बॉडी में, राइट। दूसरा, सीटें जो है वो रिजर्व रहेंगी एससीज, एसटीज और ओबीसी के लिए। लोकल गवर्नमेंट में सीटें रिजर्व हैं शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ओबीसीज के लिए। महिलाओं के लिए एटलीस्ट 1/3 पोजीशन रिजर्व है। देखी थी ना पंचायत, देखी थी कि नहीं देखी थी सभी ने, राइट। तो पंचायत में क्यों मंजू देवी, क्रांति देवी यही क्यों लड़ रही है? अरे रिजर्व्ड है, इनको ज्यादा फायदा होता है, राइट। क्यों किया सरकार ने ऐसा? महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिले। पर हम देखते हैं कि यहाँ पर भी काम तो यही करते हैं, कहाँ गए ये इनके पतिदेव जी। तो ये कुछ चैलेंजेस भी हैं, बट हाँ, महिलाओं को बोल सकते हैं आगे बढ़ाने के लिए, इनका रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करने के लिए सरकार क्या करती है, एटलीस्ट 1/3 पोजीशंस रिजर्व करती हैं। तीसरा, स्टेट इलेक्शन कमीशन भी बनाया जाता है ताकि पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शंस कंडक्ट करवा सकें। आपने कभी सुना है कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एमपी, एमएलए इनके इलेक्शन कौन कराता है? अभी तो बहुत ज्यादा न्यूज में है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। Our so-called Election Commission of India, Independent Election Commission of India, वो करवाती है किसके? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एमपी, एमएलए, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन होते हैं और पार्लियामेंट के जो इलेक्शन होते हैं, राइट। बट लोकल गवर्नमेंट में जो पंचायत और म्युनिसिपैलिटी है, इनके इलेक्शन कौन कराता है? इनके लिए स्टेट गवर्नमेंट अलग से स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाती है, और इनको यहाँ पर स्टेट फाइनेंस कमीशन भी बनाया जाता है, जिसमें वो ये देखते हैं कि कितना पैसा लोकल गवर्नमेंट्स के पास यहाँ पर अलोकेट होगा। गॉट माय पॉइंट? तो ये सारे यहाँ पर हमने प्रोविजंस रखे किसके अंदर? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। और हमने बनाई दो तरीके से, रूरल लोकल गवर्नमेंट, अर्बन लोकल गवर्नमेंट। रूरल लोकल गवर्नमेंट जो कि 3 टियर है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट कहीं पे 2 टियर है, मतलब 2 लेवल की है, कहीं पे 3 लेवल, 3 स्तर की भी है, राइट। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे किससे? हमारे रूरल लोकल गवर्नमेंट, जिसको हम कहते हैं पंचायत या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो बेटा ये 3 टियर की बॉडी होती है, राइट। अगर हम बात करें तो देखो ध्यान से समझना, मुझे बताइए कि एक गांव, क्या बोला था मैंने? सबसे छोटी एंटिटी किसी भी जगह की है गांव। जब एक गांव या बहुत सारे गांव मिलते हैं, राइट, तो वो क्या बनाते हैं? एक बनाते हैं ब्लॉक, जिसको हम कहते हैं कहीं कहीं पे मांडल, राइट। जब ऐसे कई सारे ब्लॉक्स, जिनमें अलग अलग बहुत सारे विलेजेस हैं, ऐसे कई ब्लॉक्स मिल जाते हैं, राइट, तो ये सारे ब्लॉक्स बनाते हैं एक पूरा का पूरा जिला, जिसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट। गॉट इट? तो ग्राम पंचायत सबसे निम्न स्तर पे जो बनने वाली लोकल गवर्नमेंट है रूरल एरिया में, वो है ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल। बहुत सारे गांव मिलते हैं तो एक ब्लॉक बनता है, एक तालुका या मांडल बोलते हैं, उसको रेगुलेट करने के लिए बनती है पंचायत समिति। और ये सारे ब्लॉक मिलके एक जिला बनाते हैं, और कई सारे जिले बनके, कई सारे डिस्ट्रिक्ट बनके एक स्टेट बनाते हैं, और कई सारे स्टेट मिलके एक राज्य या नेशन बनाते हैं। गॉट इट? तो रूरल लोकल गवर्नमेंट में सबसे स्मॉल, सबसे नीचे वाली जो एंटिटी है विलेज लेवल पे, वो है ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब बहुत सारे ब्लॉक बनके एक डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं, उसको रेगुलेट करने के लिए रूरल लेवल पे है हाईएस्ट एंटिटी, दैट इज जिला परिषद। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, राइट। तो पंचायत में आपने देखा कि ये कौन थी? ये प्रधान, जिसे हम सरपंच भी कहते हैं, राइट। तो मंजू देवी जो प्रधान रही थी, वही होती है सरपंच। और हर एक विलेज और गांव के जो ग्रुप होते हैं विलेजेस के, उन सभी की ग्राम पंचायत होती है, राइट। और यहाँ पर इस पंचायत में क्या होते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं।
जिसे हम पंच या फिर वार्ड मेंबर कहते हैं, और इनको प्रेजेंट करने के लिए जैसे मंजू देवी थी जो प्रधान थी, राइट, उसी तरीके से होता है एक सरपंच। अब बात आती है इन्हें इलेक्ट कौन करते हैं, तो इन्हें इलेक्ट करती है ग्राम सभा, राइट। तो ग्राम पंचायत में इलेक्टेड कौन है कैंडिडेट, दैट इज सरपंच, प्रधान जिसे हम कहते हैं। और इन्हें कौन इलेक्ट करते हैं, पंच और सरपंच को, मेंबर्स को, तो वो होती है ग्राम सभा। ग्राम और सभा मतलब गांव की सभा, इट्स लाइक अ असेंबली ऑफ विलेज, जिसमें जो भी लोग 18 साल के हैं, राइट, 18 और 18 प्लस के हैं और रजिस्टर्ड वोटर हैं, मतलब जो वोट देने लायक है, जिनके पास वोटिंग आईडी कार्ड है, वो सभी लोग किस में आते हैं, आपके ग्राम सभा में आते हैं। तो पंचायत सीरीज में मंजू देवी जी के अलावा जितने भी लोग थे, ये वन राक्षस, क्रांति देवी, राइट, ये सभी क्या है, ग्राम सभा का हिस्सा थे। गॉट इट? सो दैट इज द थिंग। नाउ वी हैव नेक्स्ट कि डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है पूरे गांव की, कौन, ग्राम सभा। सारे वोटर्स जो गांव के हैं वो उसके मेंबर्स होते हैं। पंचायत जो होती है वो ग्राम सभा के सुपरविजन में ही काम करती है, इसलिए तो वन राक्षस जी आ जाते थे और बोलते थे मीटिंग मीटिंग मीटिंग, राइट। सो व्हाई ऑलवेज मीटिंग, नो रोड बनिंग, राइट, नो इंफ्रास्ट्रक्चर हैपनिंग, व्हाट इज दिस। सो दैट इज द रीजन कि ग्राम सभा उनको उत्तरदायी रखती है कि आप लोगों ने काम क्या किया है, बताइए, राइट। वो एटलीस्ट 2 या 3 बार मिलती है साल में, एनुअल बजट को पेश करती है, और ग्राम पंचायत का क्या परफॉर्मेंस रहा उसको भी रिव्यू करती है। गॉट इट? तो ग्राम सभा इज लाइक मॉनिटर करती है, इंस्पेक्शन कर रही है कि मैं देखूंगी आप लोग कैसा काम कर रहे हो। दूसरा, जितनी पंचायत समिति है, मंडल है, राइट, वो सभी जिला परिषद बनाते हैं, और मोस्टली जो मेंबर होते हैं जिला परिषद के सभी, देखो जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो या ग्राम पंचायत हो, सभी में मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं, सीधे लोग इलेक्ट करते हैं, ध्यान रखिएगा, राइट। एंड लोकसभा और एमएलए जो होते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के, वो भी क्या होते हैं, इस जिला परिषद का, पंचायत समिति का हिस्सा होते हैं। जिला परिषद का तो हिस्सा होते ही होते हैं कौन लोग, जो वहाँ के एमएलए हैं, या फिर कोई लोकसभा में मेंबर एमपी है अगर उस डिस्ट्रिक्ट का, तो वो भी इसका मेंबर होता है। और जिला परिषद का जो चेयरपर्सन है, इट इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ जिला परिषद, ये भी इलेक्टेड होता है। गॉट माई पॉइंट? नेक्स्ट, उसके अलावा लोकल गवर्नमेंट को मनी कौन देगा, तो ये डिफाइंड होता है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाती है, और संविधान में हमने लिखा है कि स्टेट मदद करती है फंड्स को रिलीज करने में फॉर बोथ रूरल एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट। गॉट माय पॉइंट? देन वी हैव 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 73rd से हमने क्या पढ़ा, 73rd से हमने पढ़ा आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जिसमें 3 टियर बॉडी है, राइट, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। उसी तरीके से हमारे पास है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिससे हमने म्युनिसिपैलिटीज बनाई हैं। गाड़ी वाला कचरा आया, घर से कचरा निकाल, बोलते ना, जयपुर नगर निगम, इंदौर नगर निगम, गॉट इट, दिल्ली नगर निगम, या फिर कहीं कहीं पे सुना होगा आपने कि नगर पालिका। तो ये फर्क क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा कि 3 तरह की अर्बन लोकल बॉडी होती है। अगेन इसमें ना कोई लेवल नहीं है, पंचायती राज की तरह लेवल नहीं होता, इनको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक होती है नगर पंचायत, ये किस पे, वो शहर जो कि गांव से, वो रीजन जो कि गांव से अर्बन की तरफ बढ़ रहे हो, मतलब आपने देखे होंगे ना कि शहरों के आसपास कुछ ऐसे रीजन होते हैं जो कि ट्रांजिशन जोन में होते हैं, मतलब गांव से बदलकर अब ये शहर की ओर विकसित हो रहे हैं, जिन्हें हम टाउन कहते हैं, राइट, वहां होती है नगर पंचायत। दूसरा म्युनिसिपल काउंसिल, ये होती है नगर पालिका। नगर पालिका होती है छोटे अर्बन एरियाज में, फॉर स्मॉलर अर्बन एरियाज। और तीसरी कैटेगरी होती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसे हम कहते हैं नगर निगम। दिल्ली नगर निगम, मुंबई नगर निगम, पुणे नगर निगम, राइट, ये लार्जर अर्बन एरियाज के लिए है। तो 3 है, एक नगर पंचायत होती है बेटा जो कि रूरल टू अर्बन ट्रांजिशन वाले एरिया के लिए है, एक म्युनिसिपल काउंसिल नगर पालिका स्मॉलर अर्बन एरिया, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लार्जर अर्बन
एरिया के लिए। इनमें भी जो मेंबर्स हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, राइट, कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। म्युनिसिपैलिटी को ही आप कहते हो म्युनिसिपल काउंसिल। म्युनिसिपल काउंसिल होती है ना, उसी को म्युनिसिपैलिटी कहते हैं कभी कभी, राइट। तो इसमें म्युनिसिपल चेयरपर्सन जो होता है वो पॉलिटिकल हेड होता है, राइट। एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो पॉलिटिकल हेड होता है उसे हम कहते हैं मेयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेयर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की पॉलिटिकल हेड है, राइट। आज तक 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज है हमारे पूरे देश में, और इसमें लगभग 13 लाख महिलाएं हैं बेटा, समझिए, राइट। जैसे कि अगर हम बात करें हाईएस्ट बोल सकते हैं इलेक्टेड चेयरपर्सन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कौन होते हैं, मेयर। जैसे कि बीजेपी के राजा इकबाल सिंह क्या है, ही इज इलेक्टेड एज दिल्लीज न्यू मेयर। तो कौन इलेक्ट करते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, हम लोग ही इलेक्ट करते हैं। गॉट माय पॉइंट। तो बीजेपी के जो है आपके राजा इकबाल सिंह, यहाँ पर अगर हम बात करें वो दिल्ली के नए मेयर बने हैं अभी अप्रैल के अंदर ही। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, म्युनिसिपैलिटी हो, दे ऑल आर द पॉलिटिकल हेड इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ लोकल गवर्नमेंट। गॉट माय पॉइंट। सो आगे सवाल आता है, हु इज द हेड ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट, सरपंच, वार्ड कमिश्नर, मुखिया या मेयर? जल्दी से मुझे जवाब देंगे। इसके बाद पूछा है पंचायती राज का सिस्टम क्या इन्वॉल्व करता है, इसका भी जवाब आप मुझे कमेंट्स में देंगे। तो चलिए अब शुरुआत से देखते हैं, क्विक समरी, और चैप्टर इज ओवर। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि फेडरल फॉर्म और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या फर्क होता है, राइट। इसके बाद हमने देखा कि क्या होता है फेडरलिज्म, राइट। फिर हमने देखा कि कितने फेडरलिज्म के फीचर्स हैं, जिसमें हमने 7 फीचर्स को अच्छे से पढ़ा, जिनमें हमने एक केक की तरह लेवल की बात करी, हमने ज्यूरिसडिक्शन की बात करी कि मैं हूँ तो भारतीय नागरिक पर राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र अलग है, केंद्र का अलग है। हमने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी कि सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड होता है, फाइनेंसेस या रेवेन्यू सब कुछ डिफाइंड है, राइट। तो हमने कई सारे क्या पढ़े यहाँ पर, फीचर्स पढ़े थे। फिर हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर फेडरेशन को डिवाइड किया गया है इनटू होल्डिंग टुगेदर लाइक अ जॉइंट फैमिली एंड कमिंग टुगेदर कि चलो पार्टी करने चलते हैं इन यूएसए, राइट। इसके बाद हमने क्या पढ़ा बेटा, इसके बाद वी स्टडीड व्हाट, इसके बाद हमने देखा कि कैसे इंडिया में फेडरलिज्म, हाउ इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, जिसमें हमने अलग अलग प्रिंसिपल्स देखे। इंडिया में फेडरलिज्म 3 तरीके से प्रैक्टिस होता है। एक लैंग्वेज पॉलिसी के आधार पे हमने देखा, जो हमने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया, राज्यों को भाषा के रूप में संगठित किया, और तीसरा हम देखते हैं कि केंद्र और राज्य सेंटर स्टेट रिलेशंस कैसे रहे, राइट। और फिर हमने आखिर में देखा, क्या देखा, डिसेंट्रलाइजेशन। क्या मतलब होता है डिसेंट्रलाइजेशन का, जब हम केंद्र और राज्य की कुछ पावर या शक्तियां किसको दे देते हैं, लोकल गवर्नमेंट को। और हमने यहाँ 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके रूरल और अर्बन लोकल गवर्नमेंट बनाई। रूरल में हम देखते हैं कि 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें ग्राम पंचायत, आपकी पंचायत समिति और जिला परिषद है। वहीं पे 74th में हम 3 तरह से कैटेगराइज करते हैं। एक होता है म्युनिसिपैलिटी या नगर पंचायत, एक होता है म्युनिसिपल काउंसिल, एक होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। एंड हियर अ चैप्टर इज एंड। Got it? So that was it for today. Thank you so much everybody for joining. All the very best. कोई सवाल हो, कोई फीडबैक हो, आप बिल्कुल कमेंट्स में लिखिए। कैसा लगा आपको सेशन ज़रूर बताइए, और मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार सेशन के साथ नेक्स्ट वीक। Thank you so much. Have a nice day. God bless you all. Bye bye.